हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमडी क्लासेस। इंग्लिश के नए सेशन में आपका स्वागत है। 8 बजे सुबह रोज़ हम लोग वोकैबलरी पढ़ते हैं, तो उसी तरह से आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वोकैब में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं रोज़। थोड़ा बहुत रिवाइज भी अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, पुराना रिवाइज करना। गुड मॉर्निंग प्रभाकर, सक्सेस, मालती, सुशील, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नरोत्तम, राहुल, खुश रहिए चकोर। तो स्टार्ट करें। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले, जो थोड़ा टाइम बदला है आपको फिर से याद दिला दें कि क्या टाइम हो गया है। 8 बजे सुबह वोकैबलरी जैसे चल रही है वैसी चलेगी। 5:45 एक मिक्स प्रैक्टिस की क्लास होती है और एक 8 बजे अब मिक्स प्रैक्टिस की हो गई है, तो रात में चेंज होके अब ये टाइमिंग्स हो गई हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है ये, इंग्लिश बाय शीना जैदी। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ नोट्स आपको यहीं मिल जाएंगे। डाउट्स पूछने हो यहीं पे पूछ सकते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और पुरानी प्लेलिस्ट भी आपको यहीं मिल जाएगी। जो पहले क्लासेस हुई हैं वो सारी आपको एक जगह मिल जाएंगी। अच्छा, आप लखनऊ में हैं, ऑल द बेस्ट चकोर। कौन सा एग्जाम है आपका, बताइए। आप इस टाइम लखनऊ में हैं और कब से आप चाह रही थी लखनऊ आना। गुड मॉर्निंग विवेक, राधे राधे संध्या। स्टार्ट करें फिर। पहला है, अब सिनोनिम से शुरुआत करते हैं। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए आप, और आपको यूजफुल लगे, आपको बेनिफिट हो रहा है तो लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग फहीम, मिक्स प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल। सक्सेस, आप वेस्ट बंगाल से राहुल, मोस्ट वेलकम। कितने अलग अलग जगह से बच्चे जुड़ते हैं। चलिए अब देखिए, फर्स्ट है अपलॉम। अपलॉम का आपको बताना है सिनोनिम क्या है। कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस, कॉशन, टिमिडिटी या शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जिसके बस करीब का ही आसानी से दिखाई देता हो, दूर का ना दिखाई देता हो, या जो आसान ज्यादा सोच ना पाए, दूर तक का, वो भी होता है। बहुत शॉर्ट साइटेड है मतलब आगे का नहीं सोचते, बस उसी टाइम का, ये नहीं देखते कि आगे इस चीज का क्या, बाद में जाके क्या रिजल्ट हो सकता है। वो शॉर्ट साइटेडनेस हुई ऐसी। आप बिहार से, अच्छा। बिहार से दो दो लोगों ने बताया। टिमिड आया था एग्जाम में, कल एग्जाम में टिमिड आया था। मैं हो आज भी आपकी क्लास, अच्छा कल आया था, देखिए उम्मीद है आज भी आ जाएगा, बहुत आपने पढ़ा है। अपलॉम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आपको अपने पे भरोसा हो, उसको अपलॉम कहते हैं। और कोई उसमें नर्वसनेस ना हो, ये भरोसा हो कि जो आप काम कर रहे हैं वो चीज सही है। कॉशन मतलब सतर्क रहना, सतर्क होना, वो कॉशियस होना होता है। टिमिडिटी मतलब होता है कायरता। टिमिड व्यक्ति मतलब वो डरपोक होगा, कायर होगा। शॉर्ट साइटेड तो बता ही दिया, तो आंसर इसका कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, एक्सूड का सिनोनिम। गुड मॉर्निंग सरोज, रवि। एक्सूड का क्या होगा, इवेपोरेट, ऊज, फ्लो या विदर। एक्सूड का मतलब चलिए वैसे बता देते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी में कोई क्वालिटी बहुत ज्यादा है, जैसे यही बोला जाए कि वो कॉन्फिडेंस एक्सूड करता है, मतलब है कि एक तरह से उससे कॉन्फिडेंस निकल रहा है, जैसे बहता हुआ सा दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा है। या काइंडनेस एक्सूड एक्सूड करता है वो, मतलब इतना ज्यादा उदार है कि जैसे वो चीज टपक रही है उससे। तो वो क्या होगा, इसमें आते हैं बिल्कुल चकोर। गुड मॉर्निंग चंदन। सी लग रहा है क्योंकि बहना यूज किया। ठीक है, फ्लो का मतलब बहना होता है, लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा है, ये मतलब इसका है। हिंदी में हम लोग बहना कहते हैं, लेकिन उसका भी मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत ज्यादा है। एक्सूड के लिए एक दूसरा वर्ड होता है ऊज। इंग्लिश में ऊज होता है, हाँ, उस पूरे का मतलब ये हो जाएगा कि वो बहने की सेंस में है या बहुत ज्यादा वो ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन ऊज मतलब है कोई कॉन्फिडेंस, कोई चीज, कोई क्वालिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही। इवेपोरेट आपको पता है, भाप बन के उड़ना। विदर का मतलब होता है मुरझा जाना। एक तो मुरझा जाना होता है, या दूसरा मतलब है कि बहुत ही कमजोर पड़ जाना। बहुत ज्यादा कोई कमजोर हो गया, बिल्कुल सूख सा गया, तो उसको विदर कहेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, ब्लाइथ। इसका बताइए। हैप्पी, जॉयलेस, सोमनोलेंट, इसको हम लोगों ने कल ही रिवाइज किया था, पहले पढ़ चुके हैं ये वर्ड। और ग्रजिंग, हाँ बिल्कुल डेली चलती है इस टाइम पे। ये मंडे टू सैटरडे का टाइम है, और ये ग्रुप है इंग्लिश बाय शीना जैदी। इसमें दूसरी क्लासेस का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। संडे को टाइम बदला हुआ होता है, एक दिन पहले पता चलता है, वो जानकारी यहाँ मिल जाएगी, और पीडीएफ नोट सारी चीजें यहीं पे। तो इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ही हैप्पी और केयरफ्री टाइप का, जिसको कोई टेंशन ना हो। हैप्पी एंड केयर फ्री, ये इसका मीनिंग है।
एग्जैक्ट मीनिंग ये हैप्पी एंड केयर फ्री। जॉयलेस तो मतलब सैड हो गया, जिसको कोई खुशी ना हो, जॉय खुशी होता है। सोमनोलेंट, SOM का हम लोगों ने मतलब किया था सोना, ये रूट वर्ड में किया था। तो सोमनोलेंट क्या था, जो नींद में हो, स्लीपी हो, जैसे नींद आ रही हो, और तो वो स्लीपी हो गया नींद में। ग्रजिंग का मतलब कोई काम किसी ने किया या कोई कुछ कहा लेकिन ग्रजिंग वे में कहा, मतलब है मन से नहीं कहा, रिलक्टेंट वे में कहा। तो ग्रजिंग का मतलब रिलक्टेंट, कि कोई काम करना नहीं चाह रहे थे, कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो करना पड़ा, बोलना पड़ा, तो वो ग्रजिंग होगा या रिलक्टेंट होगा। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताया ना, इसका मतलब इसी का तो आपको सिनोनिम बताना था। तो इसका मतलब होता है खुश होना और बिल्कुल केयर फ्री, जिसको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ना लेना, बिल्कुल मस्त होना। नेक्स्ट, अडॉर्न का सिनोनिम, सस्पेक्ट, ब्यूटिफाई, ट्रस्ट या ऑर्नामेंट। और अडॉर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सजाना। सजाना है तो सजाने का क्या है, अब आपको ये मीनिंग भी साथ में हिंदी में बता देते हैं जिससे वो आसानी हो जाए। पहले आप लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं, फिर उसको बता दिया, लेकिन एग्जाम में तो सीधे ही आएगा इसका सिनोनिम बताइए। तो ये सब वर्ड्स आप लर्न करिएगा अभी, क्योंकि आप लोग सिर्फ ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे आप सिर्फ गेस कर रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा, यहाँ पे आप वर्ड नया सीख रहे हैं फिर उसे याद करेंगे। तो अडॉर्न का मतलब होता है सजाना, और ये ब्यूटिफाई हो गया। ब्यूटिफाई का मतलब सजाना हो गया। किसी वर्ड में लास्ट में FY लगा है तो ये भी बहुत बार वर्ब की पहचान है, जैसे टेरिफाई हो गया, डराना किसी को, तो ऐसे ब्यूटिफाई हो गया सजाना। और ये ट्रस्ट, भरोसा, ऑर्नामेंट का मतलब गहने, ज्वेलरी। नेक्स्ट है, लास्ट में खुश रहिए एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग आर। फिफ्थ है प्रोडिगल। प्रोडिगल का सिनोनिम, अब प्रोडिगल का इनॉर्मस, वेस्टफुल, ह्यूज या प्रोडिजियस। प्रोडिगल का हम लोगों ने किया है, प्रोडिगल के सिनोनिम पहले काफी पहले कर चुके हैं, किसी और वर्ड का सिनोनिम मीनिंग बताया था, उसमें एक ये भी लिखवाया था। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो फिजूल खर्च करे। तो फिजूल खर्च करने वाला इसमें से कौन सा है, कौन सा वर्ड, खर्चीला, बिल्कुल सही दिनेश, आपको याद है। हाँ, जो वेस्ट करे, बिल्कुल सही, आपको यही बताया था कि इस तरह याद रखिए, जो वेस्टफुल हो, वेस्ट करे पैसा, ज्यादा ही खर्च कर रहा है। इसका एक बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला एक्सट्रावेगेंट होता है, काफी सारे लिखवाए थे, एक उसमें मतलब कई थे उसमें। एक्सट्रावेगेंट जैसे जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। इनॉर्मस, ह्यूज और प्रोडिजियस, सबका मीनिंग सेम है, साइज में बहुत बड़ा, विशाल, साइज में बहुत बड़ा, जिसका कॉलोसल भी किया है हम लोगों ने, उसको कहेंगे इनॉर्मस कहिए, ह्यूज, प्रोडिजियस, इसके भी काफी सारे किए हैं। जैसे टेरिफिक वर्ड का भी एक मतलब ये होता है, फिर टाइटैनिक का भी आपको बताया था, माउंटेनस, मॉन्स्ट्रस, जाइगेंटिक, जायंट, ये सब हैं जिनका मतलब है बहुत बड़ा साइज में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आए सिनोनिम्स, नो एंटोनिम्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट का ऑपोजिट बताइए, पहले तो इसका मतलब सोचिए क्या होता है। कॉन्ट्रडिक्ट का अप्रूव, अनयील्डिंग, नेटिव या प्रिकर्सर। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब हो गया, ये जो शुरू में आ रहा है CONT, ये होता है किसी चीज का उल्टा, थोड़ी सी ये सेंस देता है, जैसे कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट में भी दो चीजें अलग अलग टाइप की थोड़ी होंगी, डिफरेंट होंगी। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है किसी का ऑपोजिट कुछ बोलना, ऑपोजिट बोलना, तो उल्टा क्या हो गया इसका। MTS के लिए एक मैराथन हुई भी थी, संडे को हुई थी, वो आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई थी क्योंकि बहुत लेट अनाउंस हुआ था क्लास शाम को, लेकिन आप उसकी आगे भी होगी वैसे एग्जाम से पहले, लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की हुई थी। इस ग्रुप में आप देख लीजिएगा, फिर से शेयर कर देंगे अभी क्लास के बाद, फिर से इसमें डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। देखिए इसका है कॉन्ट्रडिक्ट, उल्टा कुछ बोल रहे हैं, तो अप्रूव, अप्रूव मतलब सहमति देना, उससे एग्री करना। और अनयील्डिंग का मतलब होता है जिद्दी टाइप का, जो किसी की बात ना माने, अपनी राय बदले ना, जैसा कह रहा है वैसी करे, तो वो अनयील्डिंग हुआ, जिद्दी टाइप का, या फिर इनफ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल। और ये नेटिव का तो मतलब है किसी जगह के ओरिजिनल रहने वाले हैं, मूल निवासी। प्रिकर्सर, प्री का मतलब हो गया पहले, जैसे आप लोग प्री और मेन दो टीयर देते हैं, तो प्री का मतलब पहले हो गया,
प्रिकर्सर का एक सिनोनिम लिख लीजिए, फॉर रनर। फॉर का मतलब भी पहले होता है, जैसे नून होता है दोपहर 12 बजे का टाइम, फॉर नून का मतलब होता है 12 से पहले का टाइम, और आफ्टरनून का मतलब दोपहर 12 के बाद का टाइम। तो प्रिकर्सर का मतलब ये फॉर रनर, या फिर किसी चीज से जस्ट पहले जो आया था, या किसी व्यक्ति से जस्ट पहले जो था उसी टाइप का, तो वो हो गया फॉर रनर या प्रिकर्सर। नेक्स्ट, जस्ट पहले। सेकेंड, प्रोहिबिशन का ऑपोजिट बताइए। प्रोहिबिशन का परमिशन, आउटरेजियस, प्रेडिलेक्शन या एब्निगेशन। बैच नहीं मिल रहा आपको, आप एक बार ग्रुप पे लिख दीजिएगा, ग्रुप पे, क्योंकि टेक्निकल टीम से भी हैं लोग, तो वो फिर उनको टैग कर देंगे, वो देख के फिर आपको सोल्यूशन बता पाएंगे। नहीं आ रही है तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब ये देखिए, प्रोहिबिशन, किसी चीज को प्रोहिबिट किया जा रहा है, मतलब वो बिल्कुल मना किया जा रहा है, वो काम अलाउ नहीं किया जा रहा, बैन कर दिया गया। तो उसका उल्टा क्या है, बैन करने का परमिशन, ये हो गया इसका ऑपोजिट। और ये एब्निगेशन का मतलब 5 मार्च से, हाँ ये जानकारी अभी तक मिली तो थी, लेकिन अब वो कोई बच्चा बता रहा था कि ऐसा नहीं हो रहा। आप उसमें टैग करिएगा, मतलब उसमें लिख दीजिएगा, तो फिर उनसे टेक्निकल टीम से फिर बात करते हैं। एब्निगेशन का मतलब होता है रिजेक्शन, एब्निगेशन मतलब रिजेक्शन हो गया। और प्रेडिलेक्शन का मतलब किसी चीज की तरफ झुकाव। प्रेडिलेक्शन का मतलब है कोई चीज किसी को पसंद है, उसकी तरफ झुकाव है, कि वही चीज पसंद आती है, तो झुकाव को प्रेडिलेक्शन कहते हैं। आउटरेजियस मतलब है शॉकिंग, जिस चीज से लोगों को गुस्सा आए। एक ये रेज वर्ड इसमें आ रहा है, रेज वर्ड का मतलब ये होता है गुस्सा। तो जो चीज लोगों को शॉकिंग लगे, गुस्से में आ जाए लोग, उसे कहेंगे आउटरेजियस। नेक्स्ट, थर्ड, क्रेसेंडो, ये स्पेलिंग एरर में भी आता है, इसलिए चयन बैच ले लिया। अच्छा, ओनली इंग्लिश का बैच नहीं था, इसलिए चयन बैच, ठीक है, चयन बैच में भी आपको मिल जाएगा। वैसे ओनली इंग्लिश की बात करते हैं, ये हुआ क्या, कहाँ चला गया। क्रेसेंडो का है अब ये ऑपोजिट बताना है, डिमिनुएंडो, एस्केलेशन, डिफॉर्मिटी या प्रॉब्लम। क्रेसेंडो का मतलब आपको अगर नहीं पता तो ये होता है कि कई बार म्यूजिक होती है ऐसी, या हम लोग गाना सुनते हैं, लगता है कि धीरे धीरे म्यूजिक बढ़ रही है, जोर से होती जा रही है। पहले बहुत धीमी धीमी म्यूजिक सॉफ्ट बज रही है, फिर थोड़ी सी बढ़ती है, फिर बहुत लाउड सी हो जाती है, या बीट्स तेज हो जाती हैं, उसको कहते हैं क्रेसेंडो। तो धीरे धीरे तेज होना। अब धीरे धीरे तेज होना को उल्टा क्या हुआ, धीरे धीरे स्लो होना, धीमा होना। तो धीरे धीरे अगर कोई चीज धीमे हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इंग्लिश है कंप्लीट, लेकिन फिर भी अगर फाउंडेशन बैच आ रहा है, अगर जैसे मार्च में ही है तो बहुत कम टाइम है, उसका भी बता देते हैं। आज अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आज अभी रुक जाइएगा, ग्रुप पे आपको जानकारी दे देंगे, आज शाम तक जानकारी मिल जाएगी। क्लास में भी अगर आप आए तो वहां पे जानकारी मिल जाएगी आपको। क्रेसेंडो धीरे धीरे तेज होना, धीरे धीरे कम होना, डिमिनुएंडो ये होता है। एस्केलेशन का मतलब तो वही क्रेसेंडो हुआ, कोई चीज बढ़ती जा रही है तो वो एस्केलेशन उसमें हो रहा है। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है मेल फॉर्मेशन, किसी चीज का जो आकार होना चाहिए, जो नॉर्मल आकार होता है, नॉर्मल शेप होता है, वो कुछ बिगड़ गया। मैल का मतलब हम लोगों ने किया था ना रूट वर्ड्स में, मैल का मतलब बुरा, और डिफॉर्मिटी के फॉर्म होने में कुछ बुरा हो गया, मतलब है विकलांगता ये हुई। किसी के अगर हाथ ठीक से नहीं है, पैर नॉर्मल नहीं है, तो उनको मेलफॉर्मेशन या डिफॉर्मिटी कह सकते हैं। प्रॉब्लम तो पता है, समस्या। नेक्स्ट है, अब है फोर्थ, जेजून का सिनोनिम बताइएगा। गुड मॉर्निंग इंग्लिश आनंद, पीडीएफ आसानी से, ये पहले ही बोला है, बच्चे काफी पहले, ये कुछ बच्चे ऐसे बोलते थे कि हिंदी लिख दीजिए, लेकिन इसीलिए बोला था, तब क्या रीजन बताया था, हिंदी क्यों नहीं लिख रहे। जब आपके पास सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में होगा तो फिर ये देखा है, इतने साल पढ़ाने से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि फिर बच्चे नहीं याद करते। अगर आपको सारी चीज वहीं एक जगह मिल रही है तो आपको भरोसा हो जाएगा, हाँ पीडीएफ में तो है ही। अगर आपको पता है अभी कि पीडीएफ में हिंदी नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा नोट करेंगे, नोट करके याद रखें, याद करने की कोशिश करें, तो वो ज्यादा याद होता है। नहीं तो ऐसे पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं है
जो आपको किताबों में ना मिले। ऐसी कोई चीज नहीं, हाँ इमेजेस हम लोग जो करते हैं वो किताबों में नहीं मिलती उस तरह पिक्चर्स के थ्रू इडियम्स, लेकिन वही सही ढंग है। थोड़ा थोड़ा नोट करिए, पीडीएफ में तो सब मिल ही रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा लिख लीजिए। ये ना सोचिए कि आप बस वीडियो देख के बैठ बैठ के बस देख रहे हैं, तो आप थोड़ा लिखेंगे तब याद होगा। जेजून का मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग, तो इसका ऑपोजिट होता है इंटरेस्टिंग। बोरिंग का इंटरेस्टिंग हो गया, और ये इसका सिनोनिम था। सैड उदास, क्रेस्ट फॉलन भी सैड होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब लिख लीजिए, सैड एंड डिसअपॉइंटेड। मतलब स्पेशली इसलिए कि आपको कोई उम्मीद थी कि कोई काम हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अब किसी का रिजल्ट, किसी को बिल्कुल पक्का लग रहा था इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो गई, रिजल्ट आया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्रेस्ट फॉलन हो गया, बहुत ही सैड होना और बहुत निराश होना। तो जेजून का मतलब हो गया बोरिंग। नेक्स्ट है, पीछे बैठ के नोट कर रहे हैं एस्पिरेंट, देर से क्यों आए, पीछे बैठना पड़ा। आगे बढ़े। अच्छा, इसका एक और मतलब भी लिख लीजिए, भोला भाला भी होता है। जेजून का एक और भी मतलब होता है बहुत ही सादा सा, भोला भाला सा, तो नाइव, ये भी हो जाएगा। वेंचरसम, अब एंटोनिम्स का लास्ट। सही बात है, लिखने से ज्यादा याद होता है। नेक्स्ट है, अब इसको ज्वाइन किए हैं तो एप्लीकेशन में ऑनलाइन क्लास नहीं दिखाई देता है। चयन बैच में, ये वोकैबुलरी की क्लास अलग चल रही है, ये वहां बैच में आपको नहीं मिलेगी, ये अलग चल रही है। वेंचर सम का मतलब, अच्छा अब आप लोगों को कुछ हिंट ऐसे देते हैं कि किसी वर्ड की स्पेलिंग देख के आपको पता चल जाएगा इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। SOME देख के भी पता चलता है कि ये लगभग हमेशा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की, जैसे हैंडसम वर्ड होता है, SOME लास्ट में आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। फ्लेवर सम एक वर्ड है, स्वादिष्ट के लिए, टेस्टी के लिए, फ्लेवर सम, इसका मतलब भी है टेस्टी, ये भी एडजेक्टिव है, SOME लास्ट में आ रहा है। तो अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो इसका सिनोनिम या एंटोनिम जो होगा वो भी एडजेक्टिव होगा। तो फिर क्या हो सकता है, ATE आपको बताया है कि ये पहचान होती है, ज्यादातर ये वर्ब होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। वेंचर सम, बॉर्डर आपको पता है, ये एडजेक्टिव है नहीं। फेंट हार्टेड या एडवेंचर, इसका आंसर है फेंट हार्टेड। वेंचर सम का मतलब होता है बहादुर, डेयरिंग टाइप का। वेंचर सम का मतलब डेयरिंग हो गया, तो डेयरिंग का उल्टा हो गया जो डरपोक हो, फेंट हार्टेड, ये हो गया। नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं अब फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पे आए, पहला है कील ओवर। कील ओवर का मतलब देखिए, पहले उसका मीनिंग दिया हुआ है, पहले मीनिंग है, फिर बाद में उसका सेंटेंस बनाया है। तो कील ओवर का है, इफ समबडी कील्स ओवर दे फॉल टू द फ्लोर यूजुअली बिकॉज ऑफ इलनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर कोई कील ओवर कर रहा है तो मतलब है कि वो जमीन पे गिर पड़ा, वो गिर पड़ा, और फिर क्यों गिरा, क्योंकि या तो उसको कुछ बीमारी थी, बीमार था, या फिर बेहोश हो गया, तो किसी वजह से बेहोश हो गया, या फिर बीमार था तो इसकी वजह से वो गिर पड़ा। नेक्स्ट है, अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है यहाँ पे, व्हेन द कैप्टन ऑफ द टीम कील्ड ओवर, जब कैप्टन जो था वो नीचे गिर पड़ा, हिज टीम मेट्स रैन ओवर टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, उसकी टीम वाले जो थे वो भागे देखने के लिए कि क्या हो गया इसको, क्यों गिर पड़ा। तो ये पहला था। सेकंड, कीप डाउन या होल्ड डाउन का मतलब, कीप डाउन या होल्ड डाउन, इसका है इफ यू कीप समथिंग डाउन यू स्टॉप इट फ्रॉम इंक्रीजिंग इन साइज और नंबर। अगर किसी चीज को आप कीप डाउन कर रहे हैं, किसी चीज को नीचे रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको बढ़ने से रोक रहे हैं, उसका साइज बढ़ने से या फिर उसकी संख्या बढ़ने से रोक रहे हैं। They'll have to keep their prices down if they are going to compete with cheaper imported products. तो उनको अपने दाम कम रखने पड़ेंगे अगर उनको कंपटीशन करना है दूसरे प्रोडक्ट से, तो दाम कम करने होंगे ये। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो होल्ड डाउन का भी यही मतलब हो गया। अच्छा, अब कीप डाउन का एक दूसरा मीनिंग है, वो देख लीजिए, इसको अलग कर दिया है। स्टॉप अ नॉइज फ्रॉम गेटिंग टू लाउड,
अगर कोई कहे कि आवाज को थोड़ा नीचे रखो, तो मतलब जो कोई टीवी देख रहा है तो कोई बोले कि थोड़ा वॉल्यूम डाउन रखो, तो वो कीप डाउन हो सकता है कि आवाज को बढ़ने ना दो, थोड़ा कम ही रखो, बढ़े ना। While they were chatting, one of the library staff came over and asked them to keep their voices down. मतलब है जब वो बातें कर रहे थे तो लाइब्रेरी का कोई स्टाफ आया, लाइब्रेरी में जो कोई काम करने वाले थे वो आए और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अपनी आवाज को लो रखें, धीमी रखें आवाज। नेक्स्ट है, अब इसका पता नहीं है, इसके उसका कोई अंदाजा नहीं, बैच है ये नहीं। नीचे एक नंबर चल रहा है, आप लोग उस पर कॉल कर लीजिए। एक नंबर है 63, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो 630 करके है, और इस पे नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा। अगर कॉल का जवाब ना मिले, आपको ऑफिस आवर्स में करिएगा, 11 बजे के आसपास करिएगा। एडवाइस अगेंस्ट का मतलब है टू सजेस्ट टू समवन दैट दे शुड नॉट डू समथिंग दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग। मतलब किसी को राय देना कि जो वो सोच रहे हैं वो काम ना करें, सलाह देना कि ये काम ना करो, किसी चीज के अगेंस्ट सलाह देना। और ये है ड्यू टू द करंट अनरेस्ट द गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग अगेंस्ट अननेसेसरी ट्रैवल टू द रीजन। मतलब है कि क्योंकि कहीं पे थोड़ी हिंसा हो रही है, इसकी वजह से सरकार ने सलाह दी है कि एक रीजन में ना जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे हम ट्रैवल करेंगे, उस जगह जाएंगे, तो फिर आप वहां पे मत जाइए, सलाह दी जा रही है ये काम ना करने की। अच्छा, अब कल एक चीज हम लोगों ने की थी, जान के सेंटेंस ऐसा बनाया, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू मतलब बताया था कि के कारण होता है, तो आप इसको बिकॉज ऑफ भी कह सकते हैं या ओइंग टू भी कह सकते हैं। याद आया, कल एक सवाल आया था प्रैक्टिस क्लास में, और ये बोला था कि ड्यू टू को सेंटेंस के शुरू में ना रखिए। वैसे पूरी तरह सही है, लेकिन एग्जाम में आप ना करिएगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन आप एग्जाम में अगर बात करें, इंडियन एग्जाम्स अपने अलग वो रूल्स थोड़े से कुछ जगह अपने अलग ही रूल चलाते हैं, तो ये चीज आप ना करिएगा। ड्यू टू इसीलिए दिया था जिससे फिर आपके उस पर ध्यान जाए, तो आप ये बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में लाइए या ओइंग टू लाइएगा, दोनों का मतलब है के कारण। ये एक और चीज वैसे लाई जा सकती है, ऑन अकाउंट ऑफ भी ला सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब भी है के कारण, इसमें से कोई भी यूज करिए। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ब्रीफ में बता दें, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। स्टार्टिंग में देखिए बताया था, फ्रेजल वर्ब होता है, इसका पहला वर्ड जो पहला शब्द है वो वर्ब होता है, कोई क्रिया होती है। दूसरा जो वर्ड होता है वो ऐसा इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, एट ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब होता है। तो जैसे ब्रिंग वर्ड है, ब्रिंग का तो मतलब कुछ लाना हो गया, लेकिन ब्रिंग के बाद आप क्या चीज जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है, वो फ्रेजल वर्ब है। जैसे ब्रिंग अप का मतलब पालना, अब इमेजेस के थ्रू इडियम्स करते हैं। ब्रिंग अप का मतलब पालना हो गया, ब्रिंग इन मतलब पैसा कमाना हो गया, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब हो गया कोई चीज समय से पहले कर देना। तो मीनिंग बदलते रहते हैं, वो नॉर्मल वर्ब के तरह काम करता है, क्रिया के तरह तीनों फॉर्म्स होंगी, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, वही फॉर्म्स होंगी। नेक्स्ट है अब ये पहला मुहावरा, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रख देना। इसका मतलब है रिलाई ऑन वन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सक्सेस रादर देन गिविंग योरसेल्फ सेवरल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। मतलब है कि किस तरह से कोई काम करना है, कैसे सफल होना है, उसमें आप सिर्फ एक ही चीज पे, एक ही तरह के एक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं कि हाँ ये कर लेंगे तो वो हो ही जाएगा, एक ही पे निर्भर हो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अगर एक फेल हुआ तो क्या, एक फेल होगा तो पूरा मामला ही चौपट हो गया। मतलब आपका बस एक ही प्लान है, प्लान बी लेके नहीं चल रहे। तो जैसे किसी के बहुत सारे अंडे हैं, एक ही बास्केट में, एक ही टोकरी में उसने सारे रख दिए, और वो अब इतने ऊंचे हो गए तो गिर ही सकते हैं। ये सोचा ही नहीं कि ये गिर गए तो क्या होगा, अलग अलग में रखता तो फिर वो गिरते ना, तो आराम से आ जाते। तो अच्छा ये थोड़ा छुप भी गया, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ये, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ये मुहावरा होता है, ईडियम मुहावरा है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज नीचे। तो मतलब है कि पूरे एक ही चीज पर भरोसा करना कि इसी से काम चल जाएगा, अलग अलग चीजों में वो अपनी पॉसिबिलिटीज को बांटना। नेक्स्ट है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये WORM होगा। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म का मतलब हो गया द पर्सन हु टेक्स द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बिफोर अदर्स
विल हैव एन एडवांटेज ओवर देम। मतलब इसका ये हुआ कि जो व्यक्ति काम को पहले कर लेगा उसको थोड़ा सा फायदा उसमें मिल सकता है। जिसने पहले तैयारी स्टार्ट कर दी एग्जाम की उसको फायदा मिलेगा कि फिर वो अच्छी तरह उसकी तैयारी हो जाएगी, उसे रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म का मतलब जैसे ये अर्ली बर्ड है, ये अभी सूरज निकला और ये चिड़िया निकल पड़ी शिकार के लिए, तो अगर जितने भी उसे शिकार करने के लिए जो वर्म है इस तरह के, अब वो जो चिड़िया पहले पहुंच जाएगी उसको पहले मिल जाएगा, और जब वो खत्म ही हो जाएंगी तो जो बाद में चिड़िया आई लेट आई उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा नहीं। तो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, आप क्लास में टाइम से आए तो आपको फिर आपको सारी चीजें वोकैबुलरी और जो भी चीज कर रहे हैं वो सारी आपको उसी टाइम मिल जाएंगी, नहीं तो फिर आप उसको रिवाइज बाद में आप जाके रिकॉर्डेड देखिए। नेक्स्ट है ब्लॉक क्यों किया गया, आपको किसने ब्लॉक कर दिया? अगर ब्लॉक हुए हैं तो फिर कमेंट कैसे कर रहे हैं? थर्ड है एक्लीज हील, वो कैब अभी चलेगी, वो कैब तो बहुत होती है। देखिए एक्लीज हील का मतलब है अ वीक पॉइंट ऑफ फॉल्ट इन समबडीज कैरेक्टर विच कैन बी अटैक्ड बाय अदर पीपल। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसमें कोई कमी नहीं है, समझ में उसके दुश्मनों को समझ में नहीं आ रहा, जो उसके अगेंस्ट लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको नीचे लाएं, कैसे हराएं इसको, लेकिन एक कोई कमी उसमें है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो सकता है, वो हार सकता है, पतन हो सकता है। तो एक्लीज हील होता है वही एक कमजोर चीज जिसकी वजह से किसी पे अटैक किया जा सकता है अगर वो पता चले। हील का मतलब जैसे ये यहाँ पे दिया है, ये पूरी कहानी है, क्या है नहीं पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों आपको कुछ आपने ऐसा किया तो नहीं, स्पैम करने लगे हो, ब्लॉक हो गए हो। तो एक्लीज हिल की कहानी क्या थी कि कोई ये एक्लीज थे, कोई एक ग्रीक माइथोलॉजी का है कि एक कोई पवित्र नदी थी, उसमें बोला गया कि जो भी इस पवित्र नदी में डुबकी लगाएगा वो बिल्कुल अमर हो जाएगा, मतलब उसको जो जो हिस्सा उसका बॉडी का टच करेगा पानी से वहां पे उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता किसी भी तरह का। तो उसकी माँ जब बच्चा पैदा हुआ ये एक्लीस, तो उसकी माँ उसको ले गई वहां पे डुबकी लगाने के लिए, तो माँ ने बच्चे की उसको एड़ी से पकड़ा, यहाँ से उसको पकड़ा बच्चे को और नीचे ऐसे डुबोया पानी में। तो जब उसको डुबोया तो पूरी बॉडी तो उसकी पानी से टच हो गई, लेकिन जहां से माँ हाथ पकड़े हुए थी वहां से टच नहीं हुआ, तो वो उस हिस्से में पानी नहीं छू पाया, तो वहां पे एक कमजोर हिस्सा उसका रह गया। जब ये लड़ाई हुई तो उसमें उसके वहीं पे जहर वाला जो एरो था वो यहीं पे जाके लगा, इसी से इसकी डेथ हुई। वैसे तो इसको चोटें आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, ये लड़े जा रहा था, लोग बड़े परेशान थे, लेकिन इस पॉइंट पे लगा तो ये हील थी, इसकी कमजोर पॉइंट था इसका, तो ये इसी से मरा। नेक्स्ट है फोर्थ। अब अगला है, हाँ माँ की गलती है, सही बात है, आइवरी टावर, a place or situation where you are separated from the problems of normal life, so so you do not know, you do not have to worry about or understand them। क्या ये भी छुप रहा है नीचे का? देखिए यहाँ पे, चलिए ये तो शायद नहीं छुप रहा, दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 99%। इंग्लिश में वर्ड्स कितने हैं वैसे? 10 लाख वर्ड्स हैं इंग्लिश में, और 10 लाख, और जो वर्ल्ड की बेस्ट डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उसमें कितने वर्ड्स हैं? बहुत बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही रेयर हैं, कभी यूज नहीं होते, 10 लाख कहाँ से यूज होंगे, लेकिन उसमें भी 80,000 से कुछ ज्यादा है। सोचिए जो वर्ल्ड की बेस्ट डिक्शनरी है, जिसको कहते हैं कि दुनिया को इंग्लिश इसी ने सिखाई, उसमें 80,000 हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो एग्जाम में वर्ड्स रिपीट होते हैं, रेयर वाले बेहद रेयर हैं तो वो तो आते नहीं, रिपीट होते हैं वो हम लोग जो बहुत चांस है आने का, जो आते रहते हैं वो हम लोग क्लास में कर रहे हैं, वही बहुत सारे हैं। तो आइवरी टावर हो गया, जैसे ये है आइवरी टावर सफेद रंग का, अ प्लेस और सिचुएशन, इसका मतलब है कि अगर कोई इस टावर पे है तो उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, नीचे क्या चल रहा है वो अपना अलग मस्त है, और कोई परवाह ही नहीं कर रहा कि नीचे लोग परेशान हैं या कुछ है, हम तो आराम से अपने ऊपर हैं, हमें कोई चीज असर नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो यहाँ पे है अंडरस्टैंड देम, ये आपको थोड़ा पढ़ के तो समझ में आ ही रहा है।
तो इसका मतलब है वरी और अबाउट और अंडरस्टैंड देम, इसको ऊपर कर देते हैं, और अंडरस्टैंड, सेकेंड, और अंडरस्टैंड देम। देखिए अब यहाँ पे छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है, वो भी शायद थोड़ा छुप ही किया होगा। देखिए आइवरी टावर का मतलब, जैसे यहाँ पे लोग हैं वी डोंट नीड टू चेंज, ये कह रहे हैं हमें कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं। और ये कह रहा है व्हाट अबाउट अस, और ये फीडबैक को डाल रहा है ये कूड़ेदान में। तो मतलब है कि नीचे वाले लोग परेशान हैं, वो कुछ बोल भी रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले बिल्कुल मस्त हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। तो एक ऐसे हालात में जैसे सरकार ऐसी हो जाए कि वो अपने सत्ता में मस्त हैं, बिल्कुल जनता परेशान है, त्रस्त है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। तो वो आइवरी टावर में बैठे हुई सरकार भी। नेक्स्ट है अक्रॉस द बोर्ड। अभी तो नरोत्तम आप कह रहे थे रूट वर्ड ना करें, तो रूट वर्ड से ज्यादा याद होता है। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब इन्वॉल्विंग एवरीवन और एवरीथिंग इन अ कंपनी एंड इंडस्ट्री एटसेट्रा। अक्रॉस द बोर्ड अगर कोई चीज, कोई फैसला हुआ है, मतलब ये हर किसी को पे असर डालेगा, एक एक व्यक्ति में, उसमें कोई अपवाद नहीं है, सब पे या कोई फैसला हुआ है, या फिर कोई जैसे मान लीजिए इनाम दिया जा रहा है, या तारीफ हुई, आलोचना हुई, वो अक्रॉस द बोर्ड वो चीज हुई। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो एक एक पे उसका असर जाएगा, एक एक उसमें शामिल है, कोई उससे अलग नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है फिर सिक्स्थ, अराउंड द क्लॉक या राउंड द क्लॉक। आज तो नहीं है, नहीं आज रूट वर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है फिर आज, हाँ हम लोगों ने एक चीज नहीं की, मतलब पहले भी वैसे तो की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी कुछ इमेजेस के थ्रू भी है, कुछ क्वेश्चन जैसे करते हैं उस तरह भी है। अराउंड द वर्ल्ड या राउंड द वर्ल्ड का, अराउंड द क्लॉक का मतलब हो गया ऑल डे एंड नाइट विदाउट स्टॉपिंग, मतलब 24/7। कोई चीज दिन रात हो रही है, 24/7 हो रही है, तो उसको कहेंगे वो अराउंड द क्लॉक हो रही है, लगातार हो रही है। और राउंड द क्लॉक भी सही है, अराउंड द क्लॉक भी सही है। तो लगातार क्या क्या काम कर रहे हैं, दिन भर की एक्टिविटीज जो हुई, तो वो राउंड द क्लॉक हमारी ये एक्टिविटीज है। अराउंड द क्लॉक ये है, 24/7 हम ये करते हैं। या फिर कोई दुकान है, कोई हॉस्पिटल है, वो राउंड द क्लॉक खुला हुआ है, मतलब 24 घंटे खुला हुआ है। नेक्स्ट 7, एट अ लूज एंड। अब एट अ लूज एंड का मतलब having nothing to do and not knowing what you want। at a loose end का मतलब है कि कोई काम करने के लिए किसी के पास नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मतलब बोर से हो रहे हैं, कोई काम नहीं है और समझ में भी नहीं आ रहा कि आप चाह क्या रहे हैं, आप मतलब खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ करने के लिए है भी नहीं। जैसे बच्चा बैठा है, कुछ भी नहीं है करने को, बस एक चेयर पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट है, अच्छा कुछ लोग बच्चे मना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अब टाइम कम है, चलिए कर लेंगे कल रूट वर्ड। इसीलिए अब कुछ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंट पैटर्न रख लेते हैं कि कभी इस तरह कर लिया, कभी कुछ और चीज कर ली। एट योर विट्स एंड, ये किसी सवाल में प्रैक्टिस क्लास में पहले किया है, इमेज के थ्रू, पिक्चर के थ्रू नहीं किया है। बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इसका मतलब हो गया किसी प्रॉब्लम से आप इतना ज्यादा परेशान हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, इतने ज्यादा परेशान हो गए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अगला एक्शन आप क्या लें, दिमाग में कुछ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। जैसे ही लड़की है बाल नोचने लगी, इतनी ज्यादा परेशान सी लग रही है, आंखें भी फटी हुई हैं। तो विट्स का मतलब क्या, विट्स का मतलब, विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस की लास्ट सीमा पे आ गए, अब इंटेलिजेंस ही काम करना बंद कर रही है, तो काम नहीं कर रही, विट्स के इंटेलिजेंस की अंतिम सीमा पे जैसे पहुंच गए हो। अगला है 9, मेड ऑफ मनी। मेड ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमीर होना। कल भी हम लोगों ने ऐसी एक रूट वर्ड नहीं मतलब ईडीएम किया था शायद कल या परसों, रोलिंग इन इट या रोलिंग इन मनी, मतलब है कि पैसा बहुत ज्यादा है, तो जैसे उसमें लौट रहे हैं इतना पैसा है, तो इसका मतलब भी हो गया बहुत ज्यादा अमीर होना। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल आकाश, यही है कि जैसे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा सीखें, उस तरह से क्लास रख रहे हैं। 10th है मेक हे वाइल द सनशाइन्स। तो मेक हे वाइल द सनशाइन्स का मतलब है यू मेक गुड यूज ऑफ द चांस
टू डू समथिंग वाइल इट लास्ट, ये यू नहीं है यहाँ पे। मेक हे वाइल द सन शाइन्स का मतलब है कि जब कोई चीज आपको मिल रही है, जब कोई मौका मिल रहा है, कोई अवसर मिल रहा है, तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाना, कि क्या पता कुछ टाइम वो ना मिल, कुछ टाइम बाद वो ना मिले, तो जिस टाइम वो चीज मिल रही है उस टाइम आप उसका फायदा उठा लें। मेक गुड यूज ऑफ द चांस टू डू समथिंग, जब तक है, क्या पता थोड़े टाइम बाद वो चीज ना रहे तो आप फायदा ना उठा पाए। जैसे आंधी के आम हैं, तो जब वो मिल रहे हैं तो बटोर लें, बाद में वो तो फिर मिलेंगे नहीं आपको, इतने फ्री में आम मिल गए। उसी तरह से ये है कि जब धूप निकली है तभी आप हे बनाएं, भूसा बनाएं, और जब धूप नहीं होगी तो फिर तो ये काम हो नहीं पाएगा। तो जब कोई मौका मिल रहा है तब उसका लाभ उठा लें। तो जैसे ये मूवी में था कि जहां भी क्लास में जहां भी ज्ञान बट रहा है वहां बैठ जाते हैं, कि कुछ तो आपका गेन हो रहा है, वहां से आपने गेन किया, अब वो क्लास बंद हो गई तो फिर आपका वो गेन भी बंद हो गया, वो उस चीज का आप फायदा नहीं उठा पाए। नेक्स्ट, तो जब तक आपको मौका मिल रहा है तब तक उस चीज का लाभ उठाएं। क्वेश्चन है 2-3 ही बस इसमें दिए हैं, इनके आंसर करिए। इस तरह से ये सवाल सिर्फ इसलिए दिए हैं जिससे आपको पता चले एग्जाम में ईडीएम कैसे पूछते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नए होते हैं। जैसे कल ही कोई कह रहा था कि क्या पिक्चर्स भी दी जाएंगी एग्जाम में, बिल्कुल नहीं दी जाएंगी, ये तो पिक्चर समझाने के लिए दिए हैं। इस तरह से सवाल आता है। द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर, तो मेक्स माई माउथ वाटर का मतलब क्या है? बहुत आसान है ये तो, हिंदी में भी होता है। मेक्स मी वॉमिट मतलब मुझे उल्टी आती है उससे। फिर है स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट, मेक्स मी सिक या मेक्स मी गिडी। स्टिमुलेट माई एपेटाइट का मतलब है मेरी भूख बढ़ जाती है उससे, और मुझे अजीब सा फील होने लगता है, जैसे उल्टी सी आ रही हो। या फिर गिडी फील होता है, गिडी का मतलब है चक्कर आना। इसमें से क्या होना चाहिए? जैसे शादियों में, सही बात है। मुंह में पानी आ जाना, बिल्कुल ये वही चीज है। मुंह में पानी आने का क्या मतलब है? भूख लगने लगती है, दिल चाहने लगता है कि ये चीज खा लें, तो स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख। नेक्स्ट, ऑल हेल ब्रोक लूज, ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब बिकम एक्साइटेड, सिचुएशन बिकेम एक्साइटेड, सिचुएशन सडनली बिकेम वायलेंट और क्योटिक, अचानक से बड़ी हिंसक सी सिचुएशन बन गई और बहुत अफरा तफरी वाली हो गई। फिर है डैमेज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कोई महंगी चीज थी उसको डैमेज कर दिया। या बिकेम एंग्री बट ट्राइड नॉट टू शो इट, गुस्सा आ गया लेकिन कोशिश की कि वो किसी को पता ना चले, दिखाए ना गुस्सा। हाँ, ऑल हेल ब्रोक लूज का यही मतलब है, सिचुएशन सडनली बिकेम वायलेंट और क्योटिक, मतलब है अचानक से पता नहीं क्या हो गया, बहुत शोर शराबा होने लगा, बहुत हिंसा की भी नौबत आ गई, तो कंफ्यूजन बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट, एक और, द कैशियर वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। ये तीनों सवाल जो हैं ये एग्जाम में आए हुए सवाल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के हैं। तो वाइप द नोज का मतलब क्या है? चीटेड, स्लैप्ड, फ्लैटर्ड या अब्यूज। फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, अब्यूज का एक मतलब होता है गाली देना भी होता है। यहाँ पे क्या होगा? ये वोकैबुलरी चल रही है और ये वाला सवाल ईडीएम का है। तो वाइप द नोज, वाइप द नोज का मतलब वैसे तो नाक पोछना हो गया। तो कैशियर ने एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक था, उसकी नाक पोछी बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। अब सेंटेंस से आपको थोड़ा अंदाजा होता है, अगर सिर्फ वाइप द नोज आता तो आपको गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ पे कि जो मालिक था उसकी नाक पोछी फॉल्स बिल्स देके, तो अब झूठे बिल दे रहा है अपने मालिक को, तो मतलब है उससे बेईमानी कर रहा है। चीट करना, चीट करना के खर्चा कम हुआ दिखा दिया ज्यादा, फॉल्स बिल दिखा दिया। गुड मॉर्निंग। तो आंसर इसका हुआ चीट करना, धोखा देना। अब आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पहला है, अब ये इमेज के थ्रू थोड़े हैं, कॉम्पेट्रियट का मतलब देखिए क्या है? अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम द सेम कंट्री एज यू, मतलब है कोई जो आप ही के कंट्री से आता हो, जैसे हम लोग सब कॉम्पेट्रियट हैं, एक ही कंट्री से हैं, तो जो एक ही कंट्री के लोग हैं वो आपके कॉम्पेट्रियट हो गए। जैसे ही दोनों बच्चियां इंडिया की हैं, इंडिया का झंडा लिए हुए हैं, तो ये कॉम्पेट्रियट हो गई एक दूसरे की, ये मतलब इसका होता है। नेक्स्ट, अप्रेंटिस का मतलब, अप्रेंटिस का मतलब ये है अ यंग पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर
for a fixed period of time in order to learn the particular skills needed in their job। ये होता है जो किसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा है, जो ट्रेनिंग ले, कोई यंग व्यक्ति है, अभी अभी पढ़ के बच्चे निकले, तो फिर वो किसी के अंडर ट्रेनिंग लेने लगे कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो काम वो सीख जाए। उसमें कभी कभार कुछ पैसा मिल जाता है, बहुत थोड़ा सा, कभी नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सीख रहे हैं। तो ट्रेनिंग लेना किसी के अंडर, वो कहलाता है अप्रेंटिस। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि ये कोई है, इनके अंडर लग रहा है कि ये ट्रेनिंग ले रही है यंग लड़की। नेक्स्ट है क्रैश। क्रैश होता है अ प्लेस वेयर बेबीज एंड स्मॉल चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ वाइल देयर पेरेंट्स आर वर्किंग, शॉपिंग एटसेट्रा। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला। तो क्रैश देखिए क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे छोटे बच्चे, बेबीज हैं या कोई छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए रख लिया जाता है, संभाल लेते हैं। जब उनके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं, पेरेंट्स जैसे जॉब पे गए हुए हैं, तो वो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं उस जगह। बड़े शहरों में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि बच्चे को छोड़ के चले गए कहीं पे, वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए हैं, वहाँ पे खिलौने विलौने हैं, और वहाँ पे बच्चे आराम से अपना खेलते रहते हैं, देखभाल के लिए भी लोग होते हैं, और वहाँ पे और बच्चे भी हैं तो बच्चों का मन लगा रहता है, खेलते रहते हैं। तो काम पे जाए, शॉपिंग पे थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले गए। जैसे ये क्रैश है, यहाँ पे बच्चे जैसे लग रहा है ऐसे कहानी सुन रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पे, ये तो खेलते रहते हैं, कहानी सुनते हैं, उनकी देखभाल की जाती, खाना वाना दे दिया, वो क्रैश होता है। इसको एक और चीज भी बोलते हैं, नर्सरी भी कहते हैं। नर्सरी का एक मतलब ये भी है। अब इसको और क्या क्या कहते हैं वो लिख लीजिए। नर्सरी भी कहते हैं, डे नर्सरी भी बोलते हैं, और डे केयर सेंटर भी कहते हैं। डे केयर सेंटर क्योंकि दिन के टाइम पे बच्चों को संभाल लेते हैं, फिर माँ बाप आके वापस ले जाते हैं अपने बच्चे को। नेक्स्ट है एटिक। एटिक होता है ये अ रूम और स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ हाउस ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये बाहर के घर जैसे होते हैं, ज्यादातर बाहर के ही घर इस तरह होते हैं, हट के शेप के, इस तरह के। तो ये जो हिस्सा होता है, अब इस हिस्से में कोई प्रॉपर कमरा बनना मुश्किल है कि कोई ये पूरा कमरा निकल आए, तो इस हिस्से में ज्यादातर वो स्टोर जैसा बना देते हैं। जो स्पेस थोड़ी सी निकल आई वो हट वाले शेप की, तो वो स्टोर बना दिया, वहां पे कुछ सामान रख दिया, या फिर कोई कमरा भी बना सकते हैं। तो उस हिस्से को, उस स्पेस को कहा जाता है जो छत के जस्ट नीचे होता है, ज्यादातर जहां पे सामान रखा जाए, उसे एटिक बोलते हैं। और इसी को लॉफ्ट भी बोलते हैं वैसे, लेकिन लॉफ्ट में ज्यादातर ये होता है अगर उस हिस्से का कोई कमरा बना दें, प्रॉपर कमरा बना दें, तो वो लॉफ्ट कहलाता है। एटिक का मतलब बस वो जगह हो गई, वो स्पेस हो गई जिसमें या तो कमरा बनाया गया रूफ के जस्ट नीचे, या फिर वहां पे सामान रखा जा रहा है। ये हो गया। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके आंसर करने की कोशिश करिए, मुश्किल ये वाले नहीं है आज। दैट विच इज अनलॉफुल, ये वाला तो ऐसा मुश्किल नहीं। कोई चीज अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, तो उसे क्या कहेंगे? फिएंड कहेंगे, आउटलॉ, अपैरिशन, या इलिसिट। यहां बताइएगा। सौरभ आपको डी लग रहा है। अभी हैं थोड़े से ही सवाल हैं स्पेलिंग के भी, इसके बाद स्पेलिंग है, जरा सा रिवीजन करेंगे। अच्छा एटिक देखा था उसमें। अनलॉफुल मतलब इलीगल, इलिसिट। इलीगल ये है, इलिसिट होता है ये। और बाकी सब क्या है वो देखिए। फिएंड का मतलब हो गया वेरी क्रूअल और अनप्लेजेंट पर्सन, बहुत ही क्रूर इंसान, बहुत ही बुरा इंसान, उसे कहेंगे जो बिल्कुल विलन टाइप का होगा, तो वो फिएंड हो जाएगा। बहुत ही क्रूर, बहुत बुरा, दुष्ट इंसान फिएंड है। आउटलॉ का मतलब है अ पर्सन हु हैज डन समथिंग इलीगल एंड इज हाइडिंग टू अवॉइड बीइंग कॉट, जिसने, ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है, कुछ जुर्म किया है, फिर वो बचता बचता फिर रहा है, तो मतलब है कि वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो भाग रहा है, तो वो हो जाएगा आउटलॉ। और अपैरिशन, अपैरिशन हो गया अ घोस्ट और एन इमेज ऑफ अ पर्सन हु इज डेड। अपैरिशन वैसे ज्यादातर आता है भूत के लिए, भूत को अपैरिशन कहते हैं, या कोई भी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसकी फोटो अगर होगी
तो उसको भी अपैरिशन बोलते हैं, लेकिन इस सेंस में तो वैसे नहीं देखा, बस ये घोस्ट की सेंस में वैसे ज्यादा आता है, घोस्ट ही की सेंस में वैसे आता है, लेकिन पता होना चाहिए वो भी। नेक्स्ट है द एंड ऑफ अ प्ले इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। भूत, हाँ ये भूत था अपैरिशन। अब ये है आगे, किसी प्ले का, किसी नाटक का एंड हो जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया जाए, लास्ट में सब कुछ एक्सप्लेन, कुछ कहानी का एक्सप्लेनेशन हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो वो क्या हुआ, डिनोमेंट है, अपेंडिक्स, प्रेफेस या फॉरवर्ड। एंड है, तो अगर एंड है ये, तो आपको एक चीज से थोड़ा इसमें मदद मिलनी चाहिए कि प्री तो पहले होता है, फॉर का मतलब भी पहले होता है। अभी हम लोगों ने एक वर्ड किया था जिसमें प्री आ रहा था, उसी में एक फॉर प्रिकर्सर था, फॉर रनर था, तो फॉर और प्री का तो मतलब पहले हो गया, तो ये नहीं हो सकते। दो ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब आपको गेस भी अगर करना हो, तुक्का लगाना हो, तो कम रिस्क है कि दो में से कोई एक तो है ही सही, तो इसका आंसर होता है डिनोमेंट, ये इसका आंसर है ए। विवेक क्रिएशंस आपका सही, डिनोमेंट है। बाकी देखिए क्या है, अपेंडिक्स तो एक वो बॉडी में भी होता है, स्मॉल बैग ऑफ टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन से ये जुड़ा हिस्सा होता है वो अपेंडिक्स है। और दूसरा मीनिंग है अ सेक्शन गिविंग, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है, सेक्शन गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी बुक में जो लास्ट में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है किसी तरह की, एक्स्ट्रा सेक्शन जोड़कर, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। उस एक्स्ट्रा सेक्शन को अपेंडिक्स बोला जाता है। हाँ, अपने लिए क्लैप कर रहे हैं, बहुत अच्छे, क्लैप करना चाहिए इस तरह। नेक्स्ट है अपेंडिक्स, ये हो गया। फिर अगला देखिए क्या है, प्रेफेस क्या हो गया, एन इंट्रोडक्शन, तो ये शुरू में आता है, इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन टू अ बुक स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन्स द ऑथर्स एम्स। तो प्रेफेस होता है, इसे प्रेफेस बोला जाता है। इसका मतलब है कि एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें ज्यादातर ये होता है कि ऑथर जो है वो बताता है, जो लेखक है, कि हमने ये किताब क्यों लिखी। तो आप जो किताबें पढ़ते होंगे, जैसे एक बताई थी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर के लिए किताब बेस्ट है, इस तरह की जो पढ़ते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में दिया रहता है कि हम किस चीज, किसके लिए हमने किताब लिखी, हमने कैसे सोचा, तो हम कौन से एस्पिरेंट्स के लिए किताब लिख रहे हैं, तो वो होता है प्रेफेस। फॉरवर्ड है अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसी टाइप की चीज है बिल्कुल, शॉर्ट इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें ऑथर जो है वो ज्यादातर अपना पर्पस बताता है लिखने का। नेक्स्ट है, अब स्पेलिंग पे आते हैं, बस ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसका बताइए कैसेट की क्या स्पेलिंग है, कैसेट का क्या स्पेलिंग सही है, कौन सी वाली करेक्ट है इसमें। और फिर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, पहले जो ईडियम्स पढ़े हैं। बी लग रहा है, ये यूज बहुत किया होगा पहले। CASSETTE, कैसेट ये होता है, जो कैसेट पहले यूज करते थे, अब तो कितना पुराना जमाना लगता है, वो उसकी ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है डी, अगला नेबर, पड़ोसी की बताइएगा, नेबर की क्या स्पेलिंग है। ये तो बहुत कॉमन वर्ड, बहुत दिखाई देता है। सौरभ ए क्रिएशंस, हाँ NEIGHBOUR, नेबर ये है, नेबर की ये स्पेलिंग है। BOUR है, BOU भी है। अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है कुछ कुछ वर्ड्स की, तो जैसे कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, लेकिन आपको अमेरिकन नहीं करनी। अमेरिकन के हिसाब से यू भी नहीं होता नेबर में, लेकिन आपको नहीं करना, आपको सीधे यही जो आपने सही बताई। थर्ड है मिसलेनियस, मतलब मिक्स्ड, हम लोग वोकैबलरी मिसलेनियस करते हैं, अलग अलग तरह की, ये नहीं कि एक दिन सिर्फ ईडियम कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं, सारी चीजें मिक्स्ड होता है। मिसलेनियस की स्पेलिंग, मिसलेनियस, हाँ सही कह रहे हैं सौरभ, कंप्यूटर में टाइप करें तो वो उस पर नीचे लाइन बन जाती है कि जैसे आपने स्पेलिंग गलत लिखी हो, COLOR को मानते हैं। MISCELLANEOUS, मिसलेनियस की सी है। रिंकी, सरोज, सौरभ सही, आगे बढ़े आप फोर्थ।
इसका बताइएगा प्रेसियंस। इसका मतलब होता है पहले से जानकारी होना किसी चीज की, पहले से जानकारी हो जाना। बहुत आसान स्पेलिंग इसकी। रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, इतना ज्यादा खौफ क्यों? साइंस की क्या है? SCIENCE साइंस की होती है। फिर इसकी क्या होगी? प्री। साइंस का मतलब आपको बताया था कुछ जानना, साइंस का मतलब कुछ जानना होता है नो। प्री का मतलब पहले से जानना, तो कौन सी स्पेलिंग सही हुई? PRESCIENCE, ये करेक्ट है। पहले से कुछ किसी चीज की जानकारी पहले से मिल जाए वो। इसी से बताया था आपको रूट वर्ड्स जब कर रहे थे। नेसियंट, कोई नेसियंट है मतलब है बहुत ही वो कुछ नहीं जानता। नोइंग नथिंग, NE का मतलब नथिंग हो गया, कोई जानकारी नहीं है उसके पास। ये नेसियंस करने से, तो नेसियंस मतलब ना जानना, साइंस में NE लगा दिया। फिर है ओमनीसियंस, ओमनी में साइंस लगा दिया। ओमनीसियंस का मतलब क्या हो गया? सब कुछ जानना। ओमनी का मतलब ऑल होता है, तो सब कुछ जानने, सब कुछ जानकारी, हर तरह की जानकारी किसी के पास है तो वो ओमनीसियंस हुआ, सब कुछ जानता हो। फिफ्थ है, अब इसका बताइए। चलिए इसको बाद में बताएंगे कि क्या वर्ड है, पहले इसका स्पेलिंग शायद आपने ये देखा भी ना हो वर्ड, लेकिन इसका मीनिंग होता है, पहले मीनिंग लिख लीजिए, बॉइस्टरस। ये वर्ड हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही किया था, बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब हुआ, या इन दोनों का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी एंड नॉइजी। जैसे बॉइस्ट्रस लाफ्टर है, तालियां बज रही हैं, उनको हम कहते हैं, या जो ऑडियंस थी वो बॉइस्ट्रस थी, मतलब है कि बहुत ज्यादा जोशीली थी और बहुत शोर भी कर रही थी, तो वो हुई बॉइस्टरस। या फिर रैम्बंशियस, ये है रैम्बंशियस, इसको बोला जाता है रैम्बंशियस। या इसके लिए एक और वर्ड लिख लीजिए, रैम्बस्टियस। रैम्बंशियस, रैम्बस्टियस और बॉइस्टरस सबका एक ही मतलब है, बहुत जोश भी हो और साथ में बहुत ज्यादा नॉइज भी हो। अब ये देखिए, बस गेस दी ईडियम और कर लें, रिवीजन है ये, अब जो हम लोग पहले कर चुके हैं उससे रिलेटेड है। ये बताइएगा, इनएबल, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ये हम लोगों ने इमेज की थी, ये हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ किया था। एक वर्ड में से क्या कहते हैं जिससे कभी कोई गलती ना हो, जो गलती ना हो किसी से, मिस्टेक्स ना हो, कभी वो गलत ना हो, उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं? याद है कुछ क्या किया था? अब जिसमें ऑप्शन कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, रिवीजन है ये। और ये थोड़ा आगे, आप लोगों से बोला था कि आप 4 या 5 वाला रिवाइज करिएगा, लेकिन ये वैसे थोड़ा सा आगे का है, 6th या 7th क्लास का है। इसमें भी आप लोग ABCD बता रहे हैं, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं। इनफैलिबल, वेरी गुड संध्या, इसका यही आंसर है, इनफैलिबल। फॉल का मतलब बताया था, आप गलती करना याद रखिए, फॉल का मतलब गिरना। गिरने का मतलब हम लोग हिंदी में भी ये कहते हैं कि आप गिर के ही सीखते हैं, मतलब ये नहीं कि धड़ाम से गिरी पड़े, गिरने का मतलब गलती से सीखते हैं। तो इनफैलिबल का मतलब है जो गलती ना करे, फॉल मतलब गिरना, गलती करना, इन का मतलब जो ना करे, तो जिससे कभी गलती ना हो वो इनफैलिबल। नेक्स्ट है, थैंक यू क्रिएशंस। अब है प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, ये तो ईडियम आसान होना चाहिए, बहुत रिपीट होता है। अपनी तारीफें खुद करना, अपनी तारीफें खुद करने के लिए ये हम लोगों ने पिक्चर की थी, और ये मीनिंग था, ये पिक्चर थी। याद आ रहा है कुछ? ये आदमी क्या कर रहा है? ये कुछ बजा रहा है, तो अपनी तारीफें खुद करने के लिए कुछ एक ईडियम था, बहुत रिपीट होता है वो ईडियम। एग्जाम आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखें, बहुत आता है। ये वाला तो उम्मीद थी कि आप लोग बता देंगे। ये पप्पू, आप सी ऑप्शन किसका बता रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं आती, बेसिक से पढ़िए पवन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं आती लेकिन फिर सीखते हैं। चलिए जो बच्चे क्लास
अच्छा, आप पहली बार क्लास के ट्रम्पेट, यस वेरी गुड अभिषेक। अच्छा, जो बच्चे बता रहे थे इतने दिन से रोज रिवीजन क्लास में, आज वो लाइव नहीं है इसलिए भी ट्रम्पेट था। चलिए, इतना आपने बिल्कुल सही गेस किया। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, हाँ एस्पिरेंट आपका भी सही। अपनी तारीफें खुद करना, ये ट्रम्पेट है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले राजा होते थे, जब राजा कोई आते थे या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आते थे दरबार में, तो उनका अनाउंस किया जाता था। पहले ये बजाया जाता था, फिर अनाउंस करते थे कि ये पधार रहे हैं। अब कोई अपना ट्रम्पेट खुद ही बजाता हुआ आ रहा है, मतलब अपनी तारीफें खुद कर रहा है। तो अपनी तारीफें खुद करने के लिए होता है। या इसके लिए दूसरा एक ईडियम बताया था, टूट योर ओन हॉर्न। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं की थी तो आप अभी इसको नए की तरह कर लीजिए, जिन्होंने की है उनके लिए रिवीजन है ये। टूट योर ओन हॉर्न का भी यही मतलब है। गेट इनटू ट्रबल, और ये पिक्चर थी मुसीबत में फंसना। अब ये कहां पर है, ये किसी चीज में बैठा हुआ है और इसमें, हाँ सक्सेस, और इसमें ये लग रहा है उबल रहा है कुछ पानी और बड़ा परेशान सा लग रहा है। ये इमेज थी। ये रिवीजन है लास्ट का, बस क्लास अब यहीं खत्म हो जाएगी। एक दो और ईडियम्स इसी तरह करेंगे, क्योंकि पहले का भी थोड़ा थोड़ा आप लोग रिवाइज करिए। कैसे मिलेगा, क्या चीज मिलेगी? अच्छा, आपने भी फर्स्ट टाइम देखी। टर्बुलेंट नहीं, टर्बुलेंट नहीं था, कोई ईडियम था। डेंजरस सिचुएशन, बिल्कुल बेसिक क्लास मिलेगी, अभी बताते हैं, इस ग्रुप पे मिल जाएगी। अभी एक आध ईडियम और कर लें तो फिर आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही, गेट इनटू हॉट वाटर, ये गर्म पानी में जैसे उबल रहा है तो बहुत मुसीबत में होना। गेट इनटू हॉट वाटर का बहुत मतलब होता है बहुत ज्यादा मुश्किल में होना। दिनेश बिल्कुल सही आपका, बहुत ज्यादा मुश्किल में होना। संध्या, अंकिता आपका सही। नेक्स्ट है थिंकिंग डीपली, ये लास्ट होगा शायद। थिंकिंग डीपली सो दैट यू डू नॉट नोटिस वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू। इतनी ज्यादा गहरी सोच में डूब गए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। उसको क्या बोला जाएगा? गुड मॉर्निंग राज। इतना ज्यादा खो जाना किसी चीज में कि आपको आसपास क्या हो रहा है इसका आपको बिल्कुल रियलाइज ही नहीं हो रहा, एहसास नहीं हो रहा। वेरी गुड संध्या। इन अ ब्राउन स्टडी, यही मतलब होता है इन अ ब्राउन स्टडी, मतलब बिल्कुल खो जाना। जैसे बच्ची बिल्कुल पढ़ाई में खो गई, कुछ सोचने में खो गई, तो थिंकिंग डीपली सो दैट यू डू नॉट नोटिस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, ये मतलब है। फिर बस ये लास्ट था आज का रिवीजन का। लास्ट में हम लोग 5 मिनट ऐसी रिवाइज कर लेंगे। अब देख लीजिए कि अगर आपको पुरानी क्लासेस करनी है तो कहाँ मिलेंगी, और सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ये है इंग्लिश बाय शीना जैदी, टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें आपको पुरानी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो कैब हो, चाहे बिल्कुल बेसिक से ग्रामर थ्योरी पढ़ाई थी। तो ग्रामर की थ्योरी बिल्कुल जीरो लेवल से आपको अगर पढ़नी है इसी में मिलेगी। टेंसेस से शुरुआत की थी पढ़ाने की, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। थ्योरी की अलग प्लेलिस्ट है, वोकैबुलरी की अलग है। वो दोनों प्लेलिस्ट जो है ऊपर पिन कर दी हैं, वो जो ये ग्रुप है उसमें, वहां पे आपको मिल जाएगी। और इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी आपको यहीं से मिलेंगे, और आगे जो क्लासेस होंगी उनके लिंक भी आपको यहीं से मिलेंगे। कल कौन सी क्लास का रिवीजन करके आना है? कल कल आप करिएगा 7th और 8th का कर लीजिएगा। 7th और 8th क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा मुन्ना, देख लीजिएगा, आप थोड़ा लेट आए थे तो दोबारा देख लीजिएगा आप। रिकॉर्डिंग 8 बजे सुबह वोकैबुलरी होती है, 5:45 मिक्स प्रैक्टिस, और फिर रात में फिर से मिक्स प्रैक्टिस। तो 2 क्लासेस प्रैक्टिस की चल रही हैं, और 8 बजे सुबह वोकैबुलरी। और थ्योरी पढ़नी हो तो ग्रुप पे सारी मिल जाएगी आपको। और ये देख लें, एसएससी एमटीएस के लिए चयन बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और टेस्ट सीरीज वीकली भी होती है, उसके लाइव सोल्यूशंस होंगे। 299 इसकी फीस है। ये एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे चलती हैं, पेड क्लासेस वहां पे मिलेंगी। ये है, ये सीरीज अभी स्टार्ट हुई है। 8 बजे इंग्लिश की क्लास होती है प्रैक्टिस की, उसके ठीक बाद जीएस की क्लास होती है। थैंक यू वेरी मच। हाँ एस्पिरेंट, आप ग्रुप पे लिख दीजिएगा। ग्रुप पे जो आपको ग्रुप बताइए, इंग्लिश बाय शीना जैदी, इस पे आप एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा यही, तो फिर वहां पे टेक्निकल टीम आपसे बात कर लेगी। और अब है ये बहुत ही अनुभवी टीम, ये
टेक्निकल के लिए, ITI ट्रेड के लिए, ये जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, ALP के लिए कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। ये सब आपको MD क्लासेस ऑफिशियल पे मिलेगा। सबसे एक्सपीरियंस टीम आपको मिल रही है, उनसे आप पढ़ेंगे तो फीस भी वहां पे आपको सब पता चल जाएगी। आप कैसे ज्वाइन करें अभी वो भी देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए 22 मतलब आज ही के दिन 2:45 ये क्लास है। इसमें SSC GD बहुत बच्चों ने दिया होगा, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है उसको सत्यम सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। बट रिप्लाई नहीं आया इसलिए चैन ले लिया। अच्छा ठीक है विवेक, थैंक यू वेरी मच सौरभ। लेकिन जिनको अभी आप एक बार वहां पे लिख दीजिएगा और वहां पे टैग कर देंगे उनको, टेक्निकल स्टाफ को, तो वो देख लेंगे। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहें, पेड कोर्स, उसके लिए प्रोसेस है गूगल प्ले स्टोर से पहले ऐप इंस्टॉल कर लीजिए MD क्लासेस ऑफिशियल। फिर इस तरह से कुछ आएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, फोन नंबर, ईमेल ID सब भरना होता है। फिर इस ऐसे बना आएगा तो पेड कोर्सेज पे जाके अपना बैच ढूंढ लीजिएगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और अलग अलग कोर्सेज उसमें दिए होंगे। कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना हो तो वो फाउंडेशन बैच होता है, मैथ्स फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन ऐसे होता है, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ये एक स्टडी ग्रुप है, इसको स्कैन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। CGL CHSL के बच्चे इसमें बहुत सारे हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स उसमें डाउट्स डिस्कस करते रहते हैं, टीचर्स भी इसमें हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ज्वाइन। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप लाइक ज़रूर कर दें और शेयर। 8 बजे सुबह वोकैबुलरी क्लास होती है, वो तो अब हो ही गई, लेकिन उसके अलावा 5:45 पे एक क्लास है और एक क्लास है 8 बजे। ये 2 क्लासेस शाम को और होंगी, तो रिवाइज भी करते रहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच पवन, थैंक यू धनंजय, गुड मॉर्निंग। 8 बजे से क्लास चल रही थी, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5:45 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।